Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with class number 4 of the accounting for banking company and most probably आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है. इसमें आज हम लोग लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने 13, 14, 15, 16, 17 शेड्यूल आप लोगों को पढ़ाया था. उसके वर्किंग्स भी मैंने आपको दिखाया था. और आज के क्लास में हम लोग शेड्यूल्स का नंबर्स या और रूल्स जो था, फॉर्मेट था, ये समझाना हो चुका आप लोगों को. शेड्यूल नंबर, बैलेंस शीट के भी शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने आपको समझा दिया था. आज बस उसके ऊपर प्रॉपर एक सम हम लोग को बैलेंस शीट का एक बड़ा सा सम करेंगे. एक ही सम करना है, बस आपको फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाए, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देखो आपका नहीं अभी. हाँ देखो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट करना. हम लोग अभी सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे. सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और ये आप लोगों का पेज नंबर 234. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को करना है. पेज नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 12. आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले निकाल लो, देन आफ्टर हम लोग इसको करना शुरू करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग चले आओ. आ गए हो सभी लोग? अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं. ये रहा आपका क्वेश्चन. देखिए, क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है. देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा. आप लोग बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन. नीचे आपको ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों दिए गए हैं. प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड. दिखाई दे रहा आप लोगों को? जैसे आप लोगों को बोल देगा बैंक लिमिटेड, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये बैंकिंग कंपनी का हम लोगों को बैलेंस शीट करने बोल रहा है. ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपको बैंकिंग कंपनी भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी पढ़ना है, इंश्योरेंस कंपनी भी पढ़ना है, और कंपनी नॉर्मल जो कंपनी है उसका भी स्टेटमेंट पढ़ना है, चारों का बस बैलेंस शीट पीएल करने आ जाए. ठीक है, 20-20 नंबर का 80 नंबर का पेपर कंप्लीट. ठीक है, ऐसे, और 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस दे दें. अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुम लोग करके आ पाएगा, बहुत आसानी से करके. 20 नंबर स्कोर देखो कितना आ रहा है आपको, उसमें स्टेप मार्किंग भी बहुत सारा मिलेगा. ठीक है, फिर देखो, अशेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, 31 मार्च 2013 को इसका आपको ये प्रिपेयर करना है. ये आपका कैश क्रेडिट सारा रुपीज इन लाख आपको दे रखा है. कैश क्रेडिट है 1218.15 रुपीज का. कैश इन हैंड है, मतलब ये कैश इन हैंड, बैंक के हैंड में ये कैश है 240.23 रुपीज का. देन आफ्टर कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सारे कमर्शियल बैंक लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी कैश मेंटेन करना पड़ता है, जो कि 16.82 लाख रुपीज का है. कैश विथ अदर बैंक लोगों के पास भी वो अपना बैलेंस मेंटेन किया 132.81 रुपीज का. फिर बैलेंस एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. ये कॉल मार्केट क्या है? ठीक है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट डे बताया था, कॉल मार्केट ऑन शॉर्ट नोटिस पे होता है. ये आपका है यहाँ पे 315.18. गोल्ड है 82.84 का. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 360. इसका इन्वेस्टमेंट है इन सब चीजों में. इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे रखा है 365.25. करेंट अकाउंट्स दे रखा है, प्रीमाइसेस, फर्नीचर और टर्म लोन. ये सारा चीज इसका दिया हुआ है. इसका टोटल भी यहाँ दिया है. क्रेडिट बैलेंस में भी देखो इसका क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दे रखा है 29,70,000 इक्विटी शेयर्स हैं. 10 रुपया का रेट का. फुल्ली पेड है 297 लाख रुपीज का, है ना. इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 297 लाख ही आएगा. फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व है 346.50 लाख रुपीज का. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाला जो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, ये अप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट है, मतलब इसमें से रिजर्व वगैरह में भी ट्रांसफर किया जाएगा. ठीक है ना. अप्रोप्रिएशंस में क्या होता है, प्रॉफिट को हम लोग निकाल करके जो अप्रोप्रिएशंस के फंड है उसमें ट्रांसफर करते हैं. फिर उसके बाद से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पहले से दिया हुआ है. फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है ना. एफडी अकाउंट क्या है, मतलब लोगों ने इसके पास एफडी किया है, उसके पास लाइबिलिटी है ना. अगर कोई पर्सन किसी बैंकिंग कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करके रखता है तो बैंकिंग कंपनी के पास क्या होता है, वो लाइबिलिटी के तौर पे है. देन आफ्टर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आपका 675 लाख रुपीज का है. करंट अकाउंट्स में, करंट अकाउंट जो लोगों ने ओपन करके रखा है इसके पास, उसमें फंड है 780.18 लाख रुपीज का. बिल्स पेबल है 0.15 लाख रुपीज का. फिर बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स इसका है 165 लाख रुपीज का.
ये टोटल इसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ये ट्रायल बैलेंस आप लोग अभी तक देख रहे थे। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो लाइबिलिटीज और कैपिटल्स वगैरह होते हैं क्रेडिट में होते हैं, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। और अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर दिए गए हैं। बिल्स फॉर कलेक्शन आपको दिया गया है 18,10,000। मेरे बच्चों देखो, ऊपर का डेटा में वर्ड में लिख दिया था रुपीज इन लाख आपको लेना है। ऊपर के डेटा में आपको वर्ड में दिया हुआ था और यहां पर आपको फुल अमाउंट दिया 18,10,000 रुपीज का। अगर इसको आप लाख में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करोगे, आपको चालाकी भरा हुआ डिसीजन लेना होगा। आप भी उसको जवाब रुपीज इन लाख लिख के ही दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, उसको वैसे ही जवाब दो। लेकिन करना क्या होगा, ये 18,10,000 को आपको 1 लाख से डिवाइड कर देना होगा। 1 लाख से आप डिवाइड करोगे तो आपका 18.1 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18.1 लाख। मतलब बिल्स फॉर कलेक्शन आप जहां भी कहीं लिखोगे 18.1 लाख लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, इसको भी 1 लाख से डिवाइड कर दोगे अगर आप लोग, तो ये आ जाएगा 14.12 लाख। ऐसा कर लोगे अगर, तो तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 4 को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है वर्ड में, समझ आ रहा है ना। और उसमें बहुत सारा डेटा है जिसको आप फुल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगा। तो बेहतर है कि इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने, है ना। ईट का जवाब पत्थर से देना है, जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा ही जवाब देंगे हम लोग। हाँ, आगे देखिए, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट। क्लेम अगेंस्ट द बैंक के अगेंस्ट ये क्लेम है, बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, और बैंक इसको डेब्ट के तौर पे एक्नॉलेज करके अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं रखा था। मतलब बैंक ये डेब्ट नहीं समझता था, लेकिन बैंक के पास पीपल लोगों ने क्लेम किया कि ये बैंक के ऊपर डेब्ट है। फिर उसके बाद से आपका 55,000 रुपीज का, इसको लाख से करोगे तो 0.55 आ जाएगा, 0.55 लाख। और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रीमाइसेस 1,10,000 करोगे 1.1 लाख हो जाएगा, और ये 0.78 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट में हम लोग का क्या होता है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर और अमाउंट का कॉलम होता है। और जहां पर आप लोग नोट्स टू अकाउंट्स करते थे, उस नोट्स टू अकाउंट्स के जगह पे आपको क्या करना है, यहां पर शेड्यूल के लिए वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग सभी लोगों के पास भी अवेलेबल है। अगर बीच बीच में क्वेश्चंस, तो मैं भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखा लूंगा, लेकिन आप लोग भी क्वेश्चंस को अपने वहां पर भी देख सकते हो। आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है क्वेश्चन चेक करने का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पे, इसमें लक्ष्मी बैंक लिमिटेड का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग। देखिए लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 बोला है। ये कुछ साल के बाद 2031 हो जाएगा, ठीक है। अरे वो पलट जाएगा, 1331 हो जाएगा। शेड्यूल नंबर रुपीस। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, है ना। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद सबसे पहले आएगा कैपिटल। कैपिटल के लिए हमें शेड्यूल नंबर 1 करना होता है, ठीक है। कैपिटल के लिए हम लोग शेड्यूल नंबर 1 करेंगे। देखिए शेड्यूल 1 में जाकर के हम लोग कैपिटल फाइंड करेंगे। फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है।
इसमें इशूड सारा रुपीज इन लाख हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ये आपका 297 लाख रुपीज का 297 सिर्फ आपको लिखना है। और ये कैसे आया है? 29,70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each। ये बस ये पहला शेड्यूल का अमाउंट जाकर के इसको ये आपने कॉपी कर लिया। अब शेड्यूल 1 का 297 लाख रुपीज यहां पर हम लोग लिखेंगे। यहां पर भी रुपीज इन लाख आप लिख दो। $297 लाख डन। कैपिटल के बाद आप लोगों को दूसरा शेड्यूल 2 में आप लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस। किसी का मन में बात आएगा कि सर क्या शेड्यूल 2 में 2 के जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बैंकिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली ये शेड्यूल जारी किया गया है और वो शेड्यूल नंबर में शेड्यूल का जो चीज है वही लिखना आपको, ठीक है। ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा इसमें आप लोगों को थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। आइए शेड्यूल 2 करते हैं। शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या क्या आ जाएगा। आपको पहले से देखो कितना दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है 350 दिया हुआ है ना। इसके बाद से इसमें हम लोग कर देंगे, देखो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 225 लाख रुपीज का, तो उसका कितना 25% होता है। 25%। लास्ट क्लास मैंने जगह भी पेज नंबर भी बता दिया था। 25% ट्रांसफर होता है यहां पे। 25% ऑफ 225 लाख रुपए का, बोलो कितना आ जाएगा? 56.25। एक बार सही से कर लो, आएगा उतना ही। 56.25 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व में ये दोनों को ऐड करके बोलो कितना आ जाएगा। ये दोनों जी बेटा 402.75 आउटर में लिख दिया। ये दोनों ही रुपीज इन लाख है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फंड दिया है, यह आपका 618 लाख रुपीज है ना। और उसमें ऐड कर देंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट। रुक जाओ बेटा, करेंट ईयर प्रॉफिट देखो कैसे ऐड होगा। करेंट ईयर का प्रॉफिट हमारा 225 लाख रुपीज हुआ था। 225 से, एक सेकंड, $225 लाख रुपीज का हुआ था। इसमें से आप माइनस कर दोगे जो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, वो तो ट्रांसफर कर दिए ना, तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा 56.25। तो कितना बचेगा? 168.75, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके बोलो आउटर में लिखेंगे।
इसको ऐड करके बोलिए कितना आएगा। 1189.50। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का निकल के आया शेड्यूल 2 का। आप शेड्यूल 2 पहले का कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे जा पाऊंगा। समझे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये जाकर के हम लोग लिख देंगे 1189.5 यहां पे 1189.50 रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैंक का तीसरा हमारा शेड्यूल जो आता है डिपॉजिट्स आता है। डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल 3 में फाइंड करेंगे। अब इसके लिए शेड्यूल 3 हम लोग बनाएंगे डिपॉजिट्स के अमाउंट के लिए। देखिए डिपॉजिट्स, ओके। डिपॉजिट्स में देखो, अगर आप क्वेश्चन में आते हो तो क्वेश्चन में देखो कितने तरह का डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, कितने रुपीज का है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। अच्छा, तो लिख देते हैं उसको फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। यह है इसका 775.50। $675.00। और एक है आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। हाँ जी, ये कितना है? तीनों को ऐड करके बोलिए आप लोग। 2230.68 लाख। 22। अरे ये 75 75 150 150 और 80, तो वो 30 ही आएगा। ये देखो ना, ये 75 है। ठीक है, हाँ ठीक है। वो 3 और 8 वो कैलकुलेटर में वो रोशनी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 223.30.68। ठीक है, इसको जाकर के अपने डिपॉजिट के पास लिखेंगे, है ना, 2230.68। डिपॉजिट्स के पास। ओके मेरे बच्चों, इसके बाद बैंक का शेड्यूल 4 में बोरोइंग्स निकाला जाता है। बोरोइंग्स, ये सारा बैंक का लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के लिए भी अपने शेड्यूल करेंगे हम लोग। चलिए, शेड्यूल नंबर 4। बोरोइंग्स, देखिए आपका बोरोइंग्स में पहला जो है क्या आप लोगों का, इसका दे रखा है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, दिख रहा है,
बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक दिया हुआ है, तो 165 लाख है, ये इकलौता है 165। ठीक है, इसको जाकर के वहां पर बोरोइंग्स में हम लोग लिख देंगे बच्चों मेरे, 165 यहां पे आके लिख देंगे, 165 लाख। बोरोइंग के बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्या होता है, बोरोइंग्स के बाद जो शेड्यूल है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, है ना, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इसके लिए शेड्यूल 5 बनेगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के लिए। चलिए आ जाइए आप लोग यहां पे शेड्यूल 5 में। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इसमें देखिए अदर लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल आपके सम्स में दिया हुआ है, $0.15 लाख यहीं पे लिख देते हैं। तो यहां पे जाकर के हम लोग लिखेंगे 0.15 लाख 15। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो शेड्यूल करना है वो कौन सा है, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अब अपने एसेट साइड में जाना होगा, लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। इसका टोटल अब हम लोग करेंगे यहां पर, इसका टोटल आ जाएगा आप लोगों का 3882.33। डन। यहां से एसेट्स साइड का शुरुआत करेंगे। एसेट्स, ठीक है बच्चों। एसेट्स में देखिए फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई, इसके लिए शेड्यूल 6 हमें बनाना है, कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। आ जाइए आप लोग शेड्यूल 6 में। कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई, है ना। कितना कितना है ध्यान से देखिएगा। कैश इन हैंड कितना है, सभी रुपीज इन लाख होगा। कैश इन हैंड क्या है बच्चा, 240.23 लाख रुपीज का। बैलेंसेस विथ आरबीआई 67.82।
308 308.05। ये देखो ना, इधर 8 और 2 जोड़ के 10 का जीरो आएगा। है ना? ये आप लोग कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। कॉपी कर लिया आपने? कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए। आई एम वेटिंग। स्ट्राइट डाउन। ओके बच्चों, चलिए अब आप लोग ये जाकर के कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई के पास 308.05 लिख दो यहां पे। 308.05। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, शेड्यूल। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या आएगा इसमें, बैलेंसेस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ठीक है, अदर बैंक के पास जो बैलेंस है वो, और शॉर्ट नोटिस वाला जो बैलेंस है वो। तो लिखेंगे यहां पर बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस, इसके लिए हमें शेड्यूल 7 बनाना होगा। आ जाइए शेड्यूल 7 पे। शेड्यूल्स आप लोग पहले कॉपी करने पे ध्यान दीजिए। मेन फॉर्मेट में जो लिखा है वो दोबारा मौका मिलेगा आपको कॉपी करने का। शेड्यूल 7 का हेडिंग लिखिएगा आप लोग दोबारा, बैलेंसेस विथ बैंक्स बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देखिए इसमें आप लोगों का कैश विथ अदर बैंक आ जाएगा। कैश विथ अदर बैंक से 132.81। मनी एट कॉल एंड एट शॉर्ट नोटिस है, यह आपका 315.18। करेंट अकाउंट भी आएगा इसमें। ये आपका टोटल इसका बता दीजिए, 489.99। ये आप शेड्यूल 7 कॉपी करो, शेड्यूल 7।
कर लिया आपने। देन आफ्टर इसके बाद ये जाकर 489.99 हम लोग लिख देंगे यहां पे 489.99। नेक्स्ट हम लोगों का एसेट्स में और क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, इस इन्वेस्टमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें शेड्यूल नंबर 8 बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट्स आएगा शेड्यूल 8 में। ओके बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स कहां पे आ जाएगा, शेड्यूल 8 में। मेन फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट मैं बाद में एक बार आपके सामने रख दूंगा, अभी आप लोग इसको कीजिए। यहां पर शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स। रुपीज इन लाख आपको दिया रहेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, अच्छा गोल्ड लिख देते हैं पहले। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है 365.25 लाख रुपीज का। एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, लक्ष्मी बैंक है 0.84, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है 448.09 लाख रुपीज का। ये आप कॉपी कर लो इन्वेस्टमेंट्स, फिर जाकर हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स के पास में। $448.09 इन्वेस्टमेंट्स में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बाद एडवांसेस में आना है। एडवांसेस का मतलब होता है जो बैंक ने एडवांस दिया है, ठीक है ना, एडवांसेस। इसके लिए शेड्यूल 9 बनता है, यानी बैंक ने जो लोन दिया है, एडवांसेस के लिए हम शेड्यूल 9 बनाएंगे यहां पर। देखिए टर्म लोन दिया हुआ है, टर्म लोन बैंक ने दिया है। अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है ना। टर्म लोन्स है 1189.32 लाख रुपीज का। कैश क्रेडिट है 11.15 2407.47 लाख रुपीज का। ये हम लोग जाकर के लिखेंगे वहां पर 2407.47 जाकर एडवांसेस में लिख देंगे, ठीक है। हो गया ये आप लोगों का लिखना। देता हूं 30 सेकंड टाइम आपको। चलिए यहां पे जाकर के अब हम लोग लिख देंगे 2407.47। इसके बाद आएगा फिक्स्ड एसेट्स, ये एसेट्स साइड है बैंक का। फिक्स्ड एसेट्स ये शेड्यूल 10 में बनेगा। फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स के लिए शेड्यूल 10 हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों
फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में देखिएगा आप लोगों का क्या क्या दिया हुआ है, इसमें तो डिप्रिसिएशन वगैरह भी है ना। देखो बच्चे, सबसे पहले आप लोगों का जो डेप्रिसिएशन भी बोला था, प्रीमाइसेस के ऊपर 1,10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले आप प्रीमाइसेस ले लो। प्रीमाइसेस का आपका वैल्यू है कितने का? वन, नहीं नहीं, प्रीमाइसेस का वैल्यू आपका दिया हुआ है 133.55 दिया हुआ है। यहां पे एक चीज आपको पढ़ना, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन ये आपको 31 मार्च 2013 को दिया गया है, दिख रहा है आप लोगों को? 31 मार्च 2013 का ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है। ट्रायल बैलेंस के आपको जो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू दी गई है, प्रीमाइसेस का 133.55 और फर्नीचर का 95.18, डेप्रिसिएटेड वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद का वैल्यू। आप एग्जाम में बैठ करके 133.55 में से माइनस कर दोगे तो आप लोगों के साथ खेल हो जाएगा, ठीक है। पहले या तो आप डायरेक्ट वहीं से देख के लिख के अगर चला आया, मतलब कोई बच्चा अगर एडजस्टमेंट में ध्यान नहीं दिया और वहीं लिख के आ गया, तब तो बच गया। और आपको शेड्यूल दिखाना है, क्योंकि शेड्यूल के ऊपर आपको मार्क्स होता है, तो आप शेड्यूल दिखाना होगा आपको, और अगर आप शेड्यूल दिखाते हो तो आपको वो एड बैक करके शो करना होगा। सो देखिए, प्रीमाइसेस में आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर 133 पॉइंट कितना था आपका 55, और प्लस उसका डेप्रिसिएशन 1.1 है ना, ऐड करके कितना आएगा 134.65, और इसमें से लेस कर दोगे आप लोग डेप्रिसिएशन 1.1, तो ये आ जाएगा फिर से आपका 133.55, ठीक है। जी जी जी, प्रीमाइसेस के बाद अगला आपका क्या आता है? फर्नीचर कितना दिया हुआ है? फर्नीचर का वैल्यू आपका 95.18, 0.78, ऐड करके कितना आ जाएगा 96, इसमें से लेस कर दो आप लोग डेप्रिसिएशन 18, ये जाके आपको लिखना है वहां पर। वेट वेट, दोनों को ऐड करके कितना? ठीक है, हाँ जी, ये आप लोग लिख सकते हो। डन बच्चों, चलिए।
सर ये लोग बैंक लेके 20% नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। शेड्यूल्ड बैंक में 25%। 25%। हाँ जी, देखा ये लोग अनशेड्यूल्ड बैंक पकड़ के इसको बुक में सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं गलती हल्का देता ही है, नहीं तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा वो तो कर लेगा। अनशेड्यूल्ड का तो 20%। हाँ, वही सोच के ये लोग निकाला, अजम्पशन लिख दिया है। उनका एजम्पशंस पे अपने को ध्यान ही नहीं देना है, अपने को अपना लेके करना है। हाँ, मैच भी तो कराएंगे बैलेंस। चलिए ये हो गया, ये 228.73 यहां पे जाकर हम लोग लिख देंगे 228.73, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में। इसके बाद टोटल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अच्छा, टोटल इसका बता दो, 388.33 मैच भी कर रहा है। अब देखो यहां पर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आपको दिखाना है, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आएगा, वो फुटनोट में लिखा जाता है बैलेंस शीट के बाद। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के लिए हम लोग यहां पे दिखाएंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, शेड्यूल के ऐसा उसमें शेड्यूल होता है उसके लिए, लेकिन यहां से वो फुटनोट में लिखा जाएगा। हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये आपका शेड्यूल नंबर 12 में कंटिंजेंट लाइबिलिटी निकलता है, लेकिन ये फुटनोट में लिखा जाएगा, मतलब बैलेंस शीट टोटल के अंदर नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग शेड्यूल 12 पे करते हैं। देखिए इलेवन अदर एसेट्स के लिए होता है, इस क्वेश्चन में अदर एसेट्स नील है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। शेड्यूल 11 अदर एसेट्स के लिए होता है, बट अदर एसेट्स इज नॉट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। शेड्यूल 12 में आप चले आओ, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज, इसमें देखो आप लोगों का एक दूसरे नंबर एडजस्टमेंट में एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट दे रखा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आप आकर के देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये 14.12 लाख का होगा। $14.12 लाख। इसके बाद से आपका एक और तीसरे नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दिख रहा है? क्लेम अगेंस्ट द बैंक, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड, मतलब बैंक के अगेंस्ट क्लेम आ गया, लेकिन बैंक को खुद ये एक्नॉलेजमेंट में नहीं था कि हमारे ऊपर ये डेप्ट आएगा। तो एक ऐसी लाइबिलिटी हुई जो फ्यूचर में अचानक से जनरेट हो जाएगा, वैसी लाइबिलिटी हुई, ठीक है। बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट।
0.67 लाख रुपीज का, ये आप देख लो 14.67 लाख रुपीज का। ये जो क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो बुक में पहले से जनरेटेड नहीं रहता है, वो फ्यूचर में इट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जनरेट हो सकता है, उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, तो इसको हमेशा फुटनोट में ही हम लोग शो करते हैं। तो इसको फुटनोट में हम दिखाएंगे, यहां पे आपका ये चला आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग तो ये कॉपी कर लिया होगा, इसको बैलेंस शीट टोटल के नीचे जाकर के हम लोग दिख के दिखा देंगे। यहां पे कितना आया था वैसे आपका? 14.67 लाख रुपीज का। ठीक है, ये भी लाख में ही होगा। और एक आपका यहां पे बिल्स फॉर कलेक्शन है। हाँ, वो डायरेक्ट उसके लिए कोई शेड्यूल नहीं करना, बिल्स फॉर कलेक्शन। $13.10। हाँ, मैं ये इसको स्टॉप कर दिया हूं ना, यहां से टोटल कर दिया हूं, इसलिए मैंने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग ये पूरा आपका बैलेंस शीट है, देख लो आप लोग। ये पूरा आपका बैलेंस शीट है, जो तब से आप लोग वर्किंग शेड्यूल्स वगैरह बना रहे थे, उसका टोटल यहां पर इतना ही काम करने के लिए आप लोग बना रहे थे। ये आपका टोटल है। ठीक है, हाँ, पूरा शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, बिना शेड्यूल आप मार्क्स ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन है, इवन सीए के इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भी इसका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में देखो ये आएगा तो मोर देन 10 मार्क्स या 10 मार्क्स का कम से कम आएगा, और इतना सारा नहीं आइटम्स देगा, कुछ कम आइटम्स के साथ आपके एग्जाम्स में आएगा। ज्यादातर इस चैप्टर से छोटे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने फर्स्ट के 2 क्लासेस में आपको कराया था। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, बैंकिंग कंपनी। हम लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अदर्स जो भी कुछ चैप्टर्स है, उसमें हम लोग अगले क्लास से जाएंगे। आज आप लोगों का और आगे नहीं कराया जाएगा क्लास। ठीक है, क्योंकि न्यू चैप्टर अभी ऑन इंस्टेंट बिगिन नहीं करेंगे। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।